कमर की जो दर्द है जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जा रहा है नौजवान नस्ल में भी, तो इसके पीछे क्या वजह? यूथ आजकल काफ़ी ज़्यादा बैक पेन में मुब्तला है। उसकी रीज़न है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है। एक मेडिकेटेड मैट्रेस आता है जो नॉर्मली हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हार्ड बैठना है तो अपने जो कंधे हैं रिट्रैक्ट करके रखने हैं और फॉरवर्ड हेड के साथ नहीं बैठ। चुक जब पड़ती है तो उसमें कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वो ज़्यादा? डॉक्टर साहब मैं वज़न चुकन लगा इसलिए मैंने चुक पाएगी तो मेरे को सीधा नहीं हो जा रहा, तो वो रिपोर्ट करता है कि मैं वो उसी तरह उसमें भी बेसिक जो रीज़न है वो आपकी कोर की जो वीकनेस है वो उसी वजह से। विटामिन डी का इंटेक बहुत अच्छा था, सनलाइट का इंटेक बहुत अच्छा था, तो अब आजकल जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर एमाडा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सेहत बैठक पॉडकास्ट विद डॉक्टर एमाडा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मेहमान को हमने बदू किया है डॉक्टर हमज़ा मुश्ताक, जो कि कंसल्टेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे हम जानते हैं कि कमर की जो दर्द है वो पहले हम देखते थे पुराने वक्तों में कि बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को ज़्यादा हम देखते थे, या जो वो लोग जिनका काम की रूटीन ज़्यादा होती थी। आजकल हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जा रही है, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग हैं, इवन कि स्कूल गोइंग बच्चों को भी ये मसाइल आना शुरू हो गए। इसके पीछे क्या वजह है और इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज किस तरह से किया जा सकता है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं। पॉडकास्ट में आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। एक इन्फॉर्मेटिव सा हम इसमें पार्ट करेंगे कि बैक पेन देखेंगे, नेक पेन देखेंगे और कुछ नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो हमारी यूथ है वो इसको फॉलो करके, इन टिप्स को या फिर एक्सरसाइजेस को फॉलो करके वो अपने बैक पेन को इजीली होम पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं कि कमर की जो दर्द है जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जा रहा है नौजवान नस्ल में भी, तो इसके पीछे क्या वजह समझते हैं बेसिक? देखिए, बैक पेन की जो आजकल यूथ में जो रीज़न है ना वो जो सामने आ रही है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स आते हैं यूथ आजकल काफ़ी ज़्यादा बैक पेन में मुब्तला है। उसकी रीज़न है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है। उनकी जॉब्स ऐसी हैं, वो ई कॉम में बहुत ज़्यादा हैं, या फिर उनकी डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में लैपटॉप यूज़र हैं, डेस्कटॉप यूज़र हैं, या अगर कोई स्टडी भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनमें प्रोलॉन्ग सिटिंग बहुत एक कॉमन फैक्टर है बैक पेन में। अब वो जब बहुत ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग सिटिंग में बैड पोस्चर में बैठकर स्टडी करेंगे तो उनका जो उसकी वजह से जो बैक कोर मसल्स हैं वो बहुत वीक होते हैं और वो आपकी जो स्पाइन अलाइनमेंट है ना उसको वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते, जिसकी वजह से फिर उनको आगे चलकर लाइफ में लाइट सा स्ट्रेन आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा उनको अक्सर आके पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने झुक के कोई चीज़ उठाई है और हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई है, जिसको अक्सर आ कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे चुक पड़ गई है। तो ये इस वजह से उनकी कोर बहुत ज़्यादा वीक है। उसकी वजह पीछे प्रोलॉन्ग सिटिंग है, उनकी डेली लाइफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और उनकी जो है एक्सरसाइज रूटीन बिल्कुल भी नहीं है, फिज़िकल वर्क नहीं है। पहले जो था हमारे जो आप कह लेंगे ओल्ड एज हैं, उनका फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा था, वॉकिंग थी, सुबह उठना था, लाइफस्टाइल हेल्दी था, डाइट हेल्दी थी, उनकी जो रूटीन थी वो काफ़ी हद तक बेहतर थी। तो आजकल जो है मैं तो यही समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने बैक पेन में रोल प्ले किया है। ठीक है, अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया चुक, वो आम कॉमन लेमैन भी यूज़ करता है। उस चुक जब पड़ती है तो उसमें कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वो ज़्यादा डेवलप होती है? एकदम तो नहीं होती होगी, उसके पीछे तो कोई लंबी कहानी है, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग सिटिंग है या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, या लोग उस तरह से वर्कआउट नहीं करते। जी अच्छा, पहले तो चुक को समझते हैं कि चुक बेसिकली एक पेशेंट आता है, वो आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं वज़न चुकन लगा इसलिए मैंने चुक पाएगी तो मेरे को सीधा नहीं हो जा रहा, तो वो रिपोर्ट करता है कि मैं वो उसी तरह झुके हुए पोस्चर के साथ आएगा और उससे उठा नहीं जाता। फिर तो ये होता है कि आपने कोई वज़न उठाया और जो बॉडी है वो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कि मसल में इंजरी ना हो, वो स्पैज़म में चली जाती है। प्रोटेक्टिव स्पैज़म इसको बोलते हैं। एक्यूट स्पैज़म में जब वो जाएगी तो वो बॉडी का एक बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो उसमें आप फिर दोबारा आपसे सीधा नहीं हुआ जाता, आपसे फिर दोबारा झुका नहीं जाता, आप कोई भी वेट दोबारा नहीं उठा पाते जैसे आप पहले कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। उसमें भी बेसिक जो रीज़न है वो आपकी कोर की जो वीकनेस है वो उसी वजह से होता है कि आप कोई प्रोलॉन्ग सिटिंग है, कोर वीक है। आप जिम भी अगर जा रहे हो, मैंने एथलीट्स में भी बहुत कॉमन देखा है, बल्कि बॉडी बिल्डर्स भी जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि जो उनकी कोर है वो कोर की ट्रेनिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी कोर वीक रहती है। और लाइट सा अगर कोई डेडलिफ्ट के दौरान फिर वो जब झुककर डेडलिफ्ट करते हैं या रोइंग करते हैं तो उनका बैक पेन बहुत कॉमन निकलता है। ठीक है,
अच्छा, इसके पीछे एक तो एक्सरसाइज ना करना और फिर दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो लोग फॉलो करते हैं वो होता है। दूसरी वजह डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी का ना होना, ये भी वजह हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखें पहले विटामिन डी का इंटेक बहुत अच्छा था, सनलाइट का इंटेक बहुत अच्छा था। तो अब आजकल जो भी है, जॉब है, स्टडी है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेजेस हैं, वो सब सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से विटामिन डी की उन्हें डेफिशिएंसी होती है। फिर उन्हें मसल पेन निकलता है, बोन वीकनेस निकलती है, बोन मैस डेंसिटी कम होता है। आप अगर देख लें, आप एक रिसर्च ही करके अगर हम देखना चाहें तो आप किसी का भी करवाएंगे ना, आजकल बोन डेंसिटी मैस का टेस्ट करवाएंगे, सबको विटामिन डी की कमी आएगी, सबका ही विटामिन डी इंटेक कम है। अच्छा, बोन मिनरल डेंसिटी को बेहतर करने के लिए आपको किन ग़िज़ाओं की तरफ जाना है, ये सप्लीमेंट से भी ये बेहतर किया जा सकता है? देखें बोन मिनरल डेंसिटी में देखें, आप सबसे पहले अपने विटामिन डी का इंटेक अच्छा करें। विटामिन डी में आप पहले तो सनलाइट का एक्सपोजर आप लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आप ये नहीं कि आप दोपहर के 2 बजे और आप उठ के धूप लेना शुरू कर दो, वो तो आपकी स्किन को जला देगी, उसमें आपको कोई हेल्दी विटामिन डी नहीं मिलेगा। सही है। आपको उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है। हाँ जी, आपको अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, जब सूरज आप कह लेंगे थोड़ा बर्दाश्त के बेर के काबिल होता है, तब आप उसका सनलाइट इंटेक करें। जब सूरज तलू हो रहा है और जब हाँ सूरज गुरूब हो रहा है, दोनों वक्तों में आप ले सकते हैं। हाँ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अकेला फिर आपने विटामिन डी पे नहीं रहना। अक्सर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं लोग, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, आप कैल्शियम नहीं लेते उसके साथ, तो फिर आपकी जो बॉडी में से बोन में से जो बाकी मिनरल्स हैं, वो विटामिन डी उनको निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बोन बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो आपने साथ विटामिन डी के साथ मेक श्योर करना है कि आप कैल्शियम का इंटेक भी उतना ही ज़्यादा लें। आप मिल्क ले रहे हैं या फिर CSE 1000+ का यूज़ कर सकते हैं, तो इनको बैलेंस रखना है। अपने विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ज़रूरी हैं आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को। डॉक्टर साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात की। हमारी प्रैक्टिस में भी यही है कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग जो है ना सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। अगर किसी को कोई भी बताता है कि आपके हड्डियाँ वीक हैं, तो आप जनाब आप विटामिन डी ले लें, या फिर ये बताया जाता है जी कैल्शियम ले लें, तो वो सिंगल डोज ले रहे होते हैं। तो सिंगल डोज लेने का बजाय इसका फ़ायदा लेने के आप बल्कि नुकसान होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है प्रॉपर, जब कुछ ऐसे मल्टीविटामिन हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में एक टाइम पे अगर जाएंगे तो दोनों की इकट्ठी अब्जॉर्प्शन होगी। अगर अदरवाइज़ आप सिंगल लेंगे तो कहीं ना कहीं अब्जॉर्प्शन तो होगी, लेकिन साथ साथ उसकी डेपोजिशन के साथ वो मिनरल्स आपकी बॉडी से एक्सक्रीट भी हो रहे होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एथिक है कि सेल्फ मेडिकेशन लेना, ये कितना हार्मफुल हो सकता है। चूँकि बहुत सारे हम फार्मेसिस्ट पे देखते हैं, या इवन के जो लैब टेक्नीशियन हैं या जो फार्मासिस्ट हैं, वो लैब उधर होते तो नहीं फार्मेसी पे, लेकिन वहाँ पर कोई भी अटेंडेंट जो भी मेडिसिन दे रहा होता है वो खुद से दे भी देता है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। तो इस प्रैक्टिस को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये बिल्कुल मेल प्रैक्टिस है। आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको जो है मेडिसिन वो फार्मेसी को बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। पहली बात प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पर आपको जो डी फार्म का रिलेटेड वहाँ बंदा है वो बैठा होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप इसके नुकसान की बात करते हो कि अगर विटामिन डी अकेला आप ले रहे हो, इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, और बॉडी में फिर बोन में डेपोजिशन जो है बाकी मिनरल्स की वो एक्सक्रीशन की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें हमें नुकसान ये होगा कि आपकी बोन वीक होगी और ज़्यादा प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाएगी। अब जब बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, जैसा कि हमारे ओल्ड एज जो है उनमें होता है, ऑस्टियोपीनिया की तरफ पहले हमारी जो है बोन जाती है, फिर उसके बाद जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ। जी, तो वो उसकी वजह से फिर प्रोन टू फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाती है, लाइट बुरबुरी हो जाना, ये हाँ लाइट सा ट्रॉमा आएगा ना आपको, आप हल्का सा फॉल हुए हो, गिरे हो, वेट है तो फ़ौरन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो हमें ड्रॉबैक आता है तो वो ये आता है कि हमें प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाते हैं, और उसके बाद बोन पेन बहुत कॉमन हो जाती है फिर। अच्छा, बैक पेन किस एरिया से शुरू होती है और कहाँ एंड होती है? मतलब कौन सा ऐसा बॉडी का रीजन है जहाँ पर ज़्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी होती है, और फिर जो आपका जो पोजीशन है वो अगर आप रेगुलर चेंज नहीं करते, प्रोलॉन्ग सिटिंग में रहते हैं या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी बॉडी में एक्सर्शन आना शुरू हो जाती है। कौन से मसल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, किन वर्टिब्रास पे इफेक्ट होता है? देखें, बैक पेन में ना लोअर बैक पेन सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब लोअर बैक पेन में भी आगे अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करें ना, तो सबसे पहले जो कॉमन है वो हमारे मिड में जो हमारे लंबर वर्टिब्री हैं उनके अराउंड जो है वो सबसे ज़्यादा ये कॉमन है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रोलॉन्ग सिटिंग में हमारा जो SI जॉइंट है
वो इरिटेट हो जाता है प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, वो पेन बहुत कॉमन है। उसके बाद जो हमारा पिरिफॉर्मस सिंड्रोम है, आपने होगा पिरिफॉर्मस मसल होता है, उसकी वजह से भी आपको अक्सर पेशेंट जो है मिक्स करता है आके कि मुझे बैक पेन है, लेकिन असल में वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से उनका पिरिफॉर्मस मसल टाइट होता है और वो उनकी शैटिक नर्व को फिर पिंच करता है, जिसका पेन कभी कभार ऊपर भी रेडिएट करता है और फिर नीचे भी रेडिएट करता है। हाँ जी, तो जिसे हम शैटिका बोलते हैं। तो इसमें ये 3-4 जो कॉमन है, सबसे ज़्यादा लंबर में कॉमन होगी, उसके बाद ऐसे जॉइंट में आपका पेन आता है, और फिर उसके बाद आपका जो है पिरिफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये ख़वातीन में ज़्यादा रेशो है, इसके पीछे क्या वजह है? ख़वातीन में हम देखते हैं कि कमर की शिकायत ज़्यादा लेके आती हैं पेशेंट, ज़्यादा कंप्लेन एज़ कम्पेयर टू मर्द। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोअर बैक पेन जो ख़वातीन में ज़्यादा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो प्रेगनेंसी है। जब 9 महीने के लिए एक बेबी वो कैरी करती हैं, उनकी जो बॉडी का एक वेट होता है, उसके अलावा जब उनकी बॉडी एडजस्ट करने में बॉडी टाइम लेती है वेट, तो वो 9 मंथ्स तक जब उनका पॉस्चर ख़राब रहता है, सबसे ज़्यादा जो हमें पॉस्चर देखने को मिलता है प्रेग्नेंट लेडी में, वो होता है कि उनकी इंटीरियर पेल्विक टिल्ट आती है, और फिर उसके बाद उनकी जो कोर है वो वीक होने की वजह से उनकी इंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ लंबर का जो लॉर्डोसिस है, लॉर्डोटिक कर्व एक नॉर्मल होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस वजह से उनका बैक पेन जो है वो बायोमैकेनिकल इश्यूज़ काफ़ी आते हैं, तो फिर उस कोर वीक होती है उनकी, और फिर उनको लोअर बैक पेन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई डाइट आप सजेस्ट करना चाहें कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपको कमर की दर्द ना निकले, तो उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? एक्सरसाइज तो आपने करनी है, डाइट में क्या आप सजेस्ट करते हैं? देखें, डाइट में ये है कि आप प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा से ज़्यादा लें, मिल्क इनटेक अच्छा करें, आप एग्स ले सकते हैं, मीट ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आप वेज हैं तो आप जो वेज में ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्रोटीन रिच फूड्स हैं, आप उनकी तरफ जाएं। उसके बाद आप कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा करें। तो फैट से आपने जितना हो सके अवॉइड करना है, प्रोटीन रिच फूड्स एंड कार्ब रिच फूड्स की तरफ आपने जाना है। ठीक है। कुछ ऐसे बेड हैं जो सपोर्ट करते हैं आपकी बैक पेन को बचाने के लिए। तो पुराने वक्तों में एक चारपाई इस्तेमाल की जाती थी, कहा जाता था कि अगर जो शख्स इस पे रात को सोता है या रूटीन में उस आदत अपनाता है तो वो बैक पेन से बचा रहता है। आजकल बड़े फैंसी बेड हैं और लोग मुख्तलिफ़ तरह के बेड इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से भी पेन डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो क्या रिकमेंड करते हैं? एक हेल्दी जो बेड है, हेल्दी चारपाई, वो किस तरह की होनी चाहिए? देखें, आजकल आप जाएंगे क्वैक के पास जाएंगे ना, हमारा पेशेंट सबसे पहले क्वैक के पास जाता है, वो फिजियो के पास नहीं आता, पहले उधर से घूम घुमा के आता है। हाँ जी, तो वो उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं कि आपने फट्टे पे लेटना है या फिर ज़मीन पे लेटना है। हाँ, ये रिकमेंड किया। हाँ जी, कि जिस सीधा होगा तो आपकी कमर भी सीधी होगी। हाँ, उनको और आपका वो नहीं पता ना। हाँ जी, तो वो क्वैक आपको रिकमेंड करता है फट्टे पे लेटना है, तो वो आपका मसला जो है वो फिर बैक पेन का मज़ीद उसको वर्स करता है। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो वो आपने जो आप मैट्रेस का भी जो क्वेश्चन किया, उसमें आप देखें कि मैट्रेस एक मेडिकेटेड मैट्रेस आता है, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो और बहुत ज़्यादा ना वो सॉफ्ट हो, यानी कि आप उस पर लेटे हो ना वो ज़्यादा अंदर घुस जाए और ना वो ज़्यादा ऐसा हो कि जैसे आप ज़मीन पर लेटे हुए बिल्कुल सख्त। तो एक मिड वे आप ले लें कि वो नॉर्मल ना ज़्यादा अंदर जाए, नॉर्मल आप उस पर लेटे हुए हो, आपको ना हार्ड फील हो रहा है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है। तो इस तरह का मिड वे आप कोई भी मैट्रेस ढूंढ के उसको यूज़ करें बैक पेन के साथ। अक्सर हम देखते हैं कि कमर की दर्द के साथ जो नेक पेन है वो भी लोगों को डेवलप होती है, और ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि रात सोए थे डॉक्टर साहब और सुबह जब उठें तो हमारी गर्दन जो है एक दर्द होना शुरू होगी, और कुछ लोगों की गर्दन को लॉक हो जाती है। तो वो क्या वजह है? तकिया ठीक ना लेना, या आप जब सो रहे होते हैं पिलो ज़्यादा बड़ा है वो होता है, या छोटा पिलो लोग लेके सोते हैं, या क्या उसके पीछे वजह? देखें, अक्सर एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है जब भी पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब बाल पड़ गया मेरे ना गर्दन में, तो वो इसके पीछे भी वही होता है कि वो एक्यूट मसल स्पैज़म होता है। अब उसकी अगर हम रीज़न की बात करते हैं तो उसमें आपका पिलो सबसे पहले आता है। हाँ जी, पिलो अगर आपका ज़्यादा हाइटेड है तो एक तरफ आपकी गर्दन बेंड रहेगी और सुबह उठोगे तो आपको एक तरफ का दर्द निकला होगा। उसके बाद आपका सोने का जो पॉस्चर है, यानी कि अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो जो उनका बाजू है पिलो के नीचे से गुजार के फिर सोते हैं, तो उसकी वजह से उनको फिर मसल स्पैज़म आता है। इसके अलावा कोई अब्रप्ट मूवमेंट रात को हुई है, सोते हुए उन्हें नहीं पता चला, तो उसकी वजह से उन्हें मसल स्पैज़म हो सकता है। ये बेसिक वजह समझते हैं। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड जो है वो पिलो साइज़ क्या होना चाहिए?
क्या रिकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी में, मेडिकल क्या इसमें सजेस्ट करती है कि रिकमेंडेड जो है पिलो वो क्या होना चाहिए? देखें, रिकमेंडेड पिलो साइज़ तो पहले तो 4 to 6 इंचेस नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने करवट ली हुई है ना, तो आपने ये अंदाज़ा करना है कि आपके जो हेड और आपके जो मैट्रेस है उसके दरमियान जो स्पेस है वो फुल फिल हो, मतलब उसके दरमियान गैप ना हो, ना आपकी गर्दन लैटरल बेंडिंग में जा रही है इस तरफ और ना इस तरफ, और न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए जब आप करवट लेके साइड लाइन में सोते हो। तो वो एक आइडियल आप कह लें कि वो आपकी पिलो की लेंथ होगी। सही, मतलब ये रिकमेंडेड है। हाँ जी, आप जहाँ फील कंफर्टेबल करें और ये उसमें ये आपको हेल्प आउट करेगा। हाँ, बस न्यूट्रल पोजीशन में नेक रहे रात को, वो ज़्यादा ना लेटरल बेंडिंग में जाए, ना फ्लेक्शन में जाए, ना एक्सटेंशन में, एक न्यूट्रल सी पोजीशन हो जो आप कंफर्टेबल है, वो आपको नहीं लग रहा कि आपकी नेक पे लोड ज़्यादा आ रहा है, तो उस पोजीशन में आप पिलो यूज़ करो। सही। रात को जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलफोन यूज़ करते हैं या इवन के लैपटॉप भी लोग लेट के यूज़ कर रहे होते हैं, सेलफोन नॉर्मली लोगों की आदत ये है कि रात को वो यूज़ करते हैं अक्सर, तो उनमें ये ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं पेन, नेक पेन डेवलप हो जाए या बैक पेन या इवन कि शोल्डर में भी वो पेन आना शुरू हो जाती है। क्या सजेस्ट करते हैं, रात को मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन यूज़ करना आपकी हेल्थ को कितना अफेक्ट कर सकती है? देखिए, अगर आपको नेक पेन है ना, तो रात को लेट कर या वैसे भी दिन में भी लेट कर आप सेल फ़ोन यूज़ करना भूल जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोड आता है आपकी नेक पर और आपके शोल्डर पर और आपके अपर ट्रेपीजियस मसल पर, वो आपका लेट कर अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उस पोजीशन में आता है। तो आपने जो नॉर्मल हम सजेस्ट करते हैं कि पहले तो आप अपना स्क्रीन यूजेज बहुत आपको कम करना चाहिए जितना हो सके पॉसिबल। अगर नहीं आपने फ़ोन यूज़ करना है, आपकी जो ऑफिस है या जॉब है वो डिमांड करती है, तो फिर आप इसको ऐसे करो कि आपने जो स्क्रीन लेवल है वो आई लेवल पे ले आओ। तो उसमें आप बैठ के फ़ोन यूज़ करो, विद सपोर्टेड एल्बोज़ आप टेबल पर एल्बोज़ प्लेस करो और उसे आई लेवल पर लाकर फिर अपना फ़ोन यूज़ करो, ताकि कम से कम लोड आए आपके शोल्डर्स पर और नेक मसल्स पर। ठीक है, तो इस आदत को किस तरह से अपनाया जाए? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सेलफोन जेब से ऐसे निकालते हैं और फिर वो गर्दन झुका देते हैं और जो लोड होता है वो तो जारी बात है नेक पे आना ही है। तो आदत को किस तरह अपनाया जाए, कैसे याद रखा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है, लेकिन वो भूल में दोबारा उसी पोजीशन में दोबारा फिर यूज़ करते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो पेशेंट को जब पेन होगा तो वो उसे खुद पहले याद रहेगा ही रहेगा। दूसरे नंबर पर अगर फिर भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर आपको याद रखना है, तो आपने वो मार्केट में देखे होंगे पोस्चर बेल्ट्स काफ़ी यूज़ होते हैं, तो वो आप एज अ रिमाइंडर उसको ले लें। ये नहीं आपने समझना कि उठते बैठते वही पहना जाए। हाँ जी, वो अच्छा। आप जितना मैक्सिमम यूज़ करें, रात को सोने वक्त उतार दें, बाकी आप उसको यूज़ करें ताकि आपको वो एज अ रिमाइंडर याद रहे कि आपने अपना पोस्चर सीधा रखना है। उसका ये कोई मकसद नहीं है कि लोग आजकल समझते हैं कि वो लंबर स्पोर्ट बेल्ट पहनेंगे या फिर वो पोस्चर बेल्ट पहनेंगे नेक के लिए, शोल्डर्स के लिए, तो उनका पोस्चर ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ आप एक कह लेंगे एज अ रिमाइंडर के तौर पर आप उसे यूज़ करें। बाकी अगर आप उसमें अपने जो शोल्डर के अपर बैक के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पर वर्क नहीं करते, या उसके बाद अगर आपके पैक मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क नहीं करते, तो आपका पोस्चर नहीं सही होगा। इसमें आपको इंडिविजुअली लोकलाइज्ड मसल्स को भी ट्रेन करना है, स्ट्रेंथ करना है, फ्लेक्सिबल करना है, और उसके साथ साथ आप सिर्फ पोस्चर बेल्ट जो है उसको एज अ रिमाइंडर ले लें कि आपको याद रहे कि आपने स्क्रीन लेवल जो है वो ऊपर रख के यूज़ करना है, और बैठना है तो आपने जो कंधे हैं रिट्रैक्ट करके रखने हैं और फॉरवर्ड हेड के साथ नहीं बैठना। तो इस तरह के मल्टीपल यही मकसद उसमें यही होता है कि आपको बस रिमाइंडर रहे वो। तो जनाब, आपने सुना कि किस तरह से नीम हकीम खतरा जान हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे मुस्तनद डॉक्टर को विज़िट करें जो आपकी बीमारी को मुकम्मल तौर पर तशख़ीस कर ले, ना कि आपको मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला कर दे।